नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारत में ब्रिटिश शासन और उसके खिलाफ जो प्रतिरोध हुआ उसकी कहानी को कुछ अलग नजरिए से देखने वाले हैं। हाँ, हमारे पास 10 सवाल हैं। और ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं है। हर सवाल इतिहास के एक बहुत अहम मोड़ का दरवाजा खोलता है। और ये मोड़ मतलब अलग-अलग नहीं है। ये सब एक ही कहानी की कड़ियां हैं। बिल्कुल। एक व्यापारिक कंपनी कैसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गई और फिर कैसे उसके खिलाफ हर स्तर पर हर तरीके से आवाज उठी। आज हम इन कड़ियों को जोड़कर उस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हाँ। पहला सवाल हमें 19वीं सदी के मध्य में ले जाता है, जब ब्रिटिश साम्राज्य अपनी ताकत के शिखर पर था। हाँ। सवाल है, निम्नलिखित में से किस नहर के खुलने से भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण और भी मजबूत हो गया? और विकल्प है बकिंघम नहर, स्वेज नहर, मुनक नहर और कोनोली नहर। इसका सीधा जवाब तो है बी, स्वेज नहर। स्वेज नहर। हाँ, जो 1869 में खुली थी। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक नहर नहीं थी। ये उस दौर की जियोपॉलिटिक्स का एक गेम चेंजर थी। कैसे? इसने भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ दिया। मतलब ब्रिटेन से भारत आने वाले जहाजों को अब पूरा अफ्रीका घूम कर आने की जरूरत नहीं थी। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव तो था नहीं। बिल्कुल नहीं। स्रोतों के मुताबिक इससे यूरोप और भारत के बीच की दूरी लगभग 7,000 किलोमीटर कम हो गई। 7,000 किलोमीटर, सोचिए। इसका मतलब था समय और पैसा दोनों की भारी बचत। सही बात है। और इसी बचत ने अंग्रेजों की पकड़ को एक तरह से फौलादी बना दिया। वो कैसे? 2 तरीकों से। पहला तो है आर्थिक। भारत से कच्चा माल जैसे कपास बहुत तेजी से मैनचेस्टर की मिलों तक पहुंचने लगा। और वहां से तैयार कपड़ा वापस भारतीय बाजारों में। हाँ, और दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी, सैन्य तरीके से। अब अगर भारत में कोई विद्रोह या अशांति होती है तो सैनिक जल्दी पहुंच सकते थे। हफ्तों पहले पहुंच सकते थे। इसने साम्राज्य के रिएक्शन टाइम को बहुत बहुत तेज कर दिया। मतलब व्यापार और सेना दोनों के लिए ये एक सुपर हाईवे बन गया था। बिल्कुल। और दिलचस्प बात ये भी है कि इस पर नियंत्रण को लेकर आगे भी बहुत राजनीति हुई। हाँ, 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिससे एक अंतर्राष्ट्रीय संकट पैदा हो गया था। सही बात है। तो इस एक नहर ने साम्राज्य की नसों में खून के बहाव को एकदम से तेज कर दिया। तो ये तो हुई 1869 की बात। हाँ। जब साम्राज्य मजबूत हो रहा था। लेकिन ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? हाँ, शुरुआत कहाँ से हुई? वो कौन सी कंपनी थी जिसने सब शुरू किया? यहीं पर हमारा दूसरा सवाल आता है। किस वर्ष में पहली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी साल डी 1600 में। 1600। और यहाँ तारीख में बहुत दिलचस्प है, 31 दिसंबर 1600। अच्छा, साल का बिल्कुल आखिरी दिन। हाँ, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कुछ लंदनी व्यापारियों के एक समूह को एक रॉयल चार्टर यानी एक शाही अधिकार पत्र दिया था। कंपनी का जो शुरुआती नाम था वो भी किसी परिचय का मोहताज नहीं, बहुत लंबा था। हाँ, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। नाम से ही साफ है कि इरादा सिर्फ और सिर्फ व्यापार का था। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है, ये कोई सेना नहीं थी जो भारत पर हमला करने आई थी। ये व्यापारी थे। हाँ, ये व्यापारी थे जो मसालों, चाय और कपड़े का व्यापार करने आए थे। 1608 में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में इजाजत मांगने पहुंचे। और पहली पक्की फैक्ट्री तो सूरत में 1613 में जाकर लगी। हाँ, मतलब इस पूरी प्रक्रिया में कई साल लग गए। ये दिखाता है कि शुरुआत कितनी धीमी और पूरी तरह से व्यापारिक थी। तो फिर एक व्यापार करने वाली कंपनी राज करने वाली ताकत कैसे बन गई? शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि वो यहाँ से क्या और कैसे कमा रही थी। और यहीं से हमारा अगला सवाल जुड़ता है। सही। जो इस कमाई के तरीके पर ही सवाल उठाता है। सवाल है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में धन की निकासी का सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दिया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने दिया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार आंकड़ों के साथ ये साबित किया कि अंग्रेज भारत को कैसे आर्थिक रूप से खोखला कर रहे हैं। और ये कमाल की बात है कि दादाभाई नौरोजी ये सब करते हुए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी चुने गए। हाँ, ये असाधारण था। वो पहले भारतीय थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स पहुंचे। मतलब उन्हीं की संसद में बैठकर उन्हीं की सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ा रहे थे। उनका सिद्धांत बहुत सरल था लेकिन बहुत असरदार। उन्होंने कहा कि अंग्रेज भारत से जो पैसा ले जा रहे हैं वो कोई सामान्य व्यापार का मुनाफा नहीं है। तो फिर वो क्या था? वो पैसा वेतन, पेंशन, प्रशासनिक खर्चों,
कर्ज के ब्याज, इन सब रूपों में ब्रिटेन जा रहा था। और बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा था। ये एक तरह की एक तरफा लूट थी। उन्होंने अंग्रेजों के इस दावे को चुनौती दी कि वे भारत का भला कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी किताब का नाम अन ब्रिटिश रूल रखा। बिल्कुल, उन्होंने दिखाया कि ये अन ब्रिटिश रूल है, क्योंकि ये उन सिद्धांतों के खिलाफ था जिन पर ब्रिटेन को खुद बड़ा गर्व था। तो जब इस तरह का आर्थिक शोषण हो रहा हो तो जाहिर है कि इसके खिलाफ एक बड़ी प्रतिक्रिया भी होगी। होनी ही थी। और इस प्रतिक्रिया को एक जन आंदोलन में बदलने का श्रेय जाता है महात्मा गांधी को। हमारा अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। गांधी जी के राजनीतिक जीवन में किस घटना को निर्णायक मोड़ माना जाता है जिसने उन्हें एक उदारवादी नेता से जन नेता में परिवर्तित कर दिया? स्रोतों के मुताबिक इसका सही जवाब है डी, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण 1917। हाँ, हालांकि 1919 के रॉलेट सत्याग्रह ने उन्हें एक राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा नेता बनाया, लेकिन चंपारण वो पहली जगह थी। उनकी प्रयोगशाला। हाँ, बिल्कुल सही शब्द है। ये उनकी प्रयोगशाला थी जहां उन्होंने भारत की जमीन पर सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। और इसकी कहानी भी एक आम किसान राजकुमार शुक्ल से शुरू होती है। सही बात है। जो गांधी जी के पीछे ही पड़ गए कि वो चंपारण आकर नील के खेती करने वाले किसानों का दर्द देखें। वहां तिनकठिया प्रणाली थी, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से पर जबरदस्ती नील उगाना पड़ता था। बिल्कुल। और चंपारण इसलिए एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि इसने गांधी जी को भारत के गांवों और किसानों से सीधे तौर पर जोड़ दिया। उनका दक्षिण अफ्रीका का अनुभव अलग था। हाँ, वो शहरी और पेशेवर लोगों के बीच का था। यहाँ आकर उन्होंने भारत की असली ताकत यानी आम जनता को संगठित करने का तरीका सीखा। और कहते हैं कि यहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। हाँ, यहीं पर ये एक वकील मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा गांधी बनने की शुरुआत थी। गांधी जी ने जिस विशाल साम्राज्य को चुनौती दी, उसकी नींव भारत में एक लड़ाई से पड़ी थी। एक ऐसी लड़ाई जो ताकत से कम और धोखे से ज्यादा जीती गई। अगला सवाल उसी निर्णायक घटना पर है। 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना और बंगाल के किस नवाब के बीच लड़ा गया था? ये युद्ध लड़ा गया था बंगाल के युवा नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ। सिराजुद्दौला। हाँ, 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के किनारे। पर इसे युद्ध कहना भी शायद सही नहीं होगा। क्यों? ये एक साजिश थी जिसे युद्ध के मैदान में बस अंजाम दिया गया। नवाब का सेनापति मीर जाफर और दूसरे बड़े अधिकारी पहले ही रॉबर्ट क्लाइव से सादा कर चुके थे। और मीर जाफर को इनाम में नवाब की गद्दी मिली। हाँ, गद्दी मिली। लेकिन इतिहास में नाम मिला क्लाइव का गधा। ये दिखाता है कि वो सिर्फ नाम का नवाब था, असली हुकूमत तो कंपनी के हाथ में आ गई थी। सही बात है। और क्लाइव का गधा सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, ये उस पूरी व्यवस्था को दिखाता है जो अंग्रेजों ने बनाई। मतलब? वो भारतीय शहरों को आगे रखते थे, लेकिन लगाम अपने हाथ में। प्लासी की जीत के बाद कंपनी को बंगाल का दीवानी अधिकार मिल गया, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। हाँ, और यहीं से पैसे की वो धारा बहनी शुरू हुई जिसकी बात दादाभाई नौरोजी ने बाद में की। तो प्लासी का युद्ध और ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये दोनों घटनाएं सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। और इस हुकूमत के खिलाफ प्रतिरोध हमेशा से रहा। बिल्कुल। 20वीं सदी में गांधी जी ने इसे एक राष्ट्रव्यापी रूप दिया, लेकिन वो अकेले नहीं थे। हमारा अगला सवाल ऐसे ही एक गठजोड़ के बारे में है। रॉलेट सत्याग्रह के आयोजन में महात्मा गांधी को अब्दुल बारी ने सहायता प्रदान की थी। वह किस स्थान पर स्थित फिरंगी उलेमा समूह से थे? मौलाना अब्दुल बारी डी लखनऊ स्थित फिरंगी महल के एक बहुत सम्मानित इस्लामी विद्वान थे। फिरंगी महल? हाँ, फिरंगी महल उस समय इस्लामी शिक्षा और विचारों का एक बहुत बड़ा केंद्र था। रॉलेट एक्ट एक बेहद दमनकारी कानून था, है ना? हाँ, जो बिना मुकदमे के किसी को भी जेल में डालने की इजाजत देता था। तो इसके खिलाफ गांधी जी और मौलाना अब्दुल बारी जैसे धार्मिक नेताओं का एक साथ आना, ये उस दौर की हिंदू मुस्लिम एकता की एक बड़ी मिसाल है। हाँ, ये बहुत अहम है। अब्दुल बारी ने बाद में खिलाफत आंदोलन में भी गांधी जी का भरपूर साथ दिया था। अच्छा। ये दिखाता है कि आज़ादी की लड़ाई किसी एक धर्म या समुदाय की नहीं थी। जब जुल्म बढ़ता है तो अलग अलग समुदाय एक साझे दुश्मन के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं। ये उस दौर की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी। अब जरा लंदन वापस चलते हैं। ठीक है। जहां एक तरफ भारत में प्रतिरोध बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासनिक ढांचा था वो भी बदल रहा था। अगला सवाल इसी बदलाव से जुड़ा है। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या कम कर दी? ये किया गया था 1853 के चार्टर अधिनियम के जरिए। 1853? हाँ,
इस एक्ट ने कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी थी। ये एक बड़ा बदलाव था। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि इन 18 डायरेक्टरों में से 6 की नियुक्ति अब सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ताज द्वारा की जानी थी। हाँ, ये तो ऐसा हुआ कि सरकार ने कंपनी के बोर्ड रूम में अपने लोग बिठा दिए। क्या ये कंपनी पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश थी? बिल्कुल 100%। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आखिरी चार्टर एक्ट था। 1857 के विद्रोह से ठीक पहले। हाँ, ठीक पहले। इससे साफ पता चलता है कि ब्रिटिश संसद को अब कंपनी पर भरोसा नहीं रहा था। भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की खबरें लंदन पहुंच रही थी। तो संसद धीरे धीरे कंपनी से सत्ता अपने हाथ में ले रही थी। हाँ, और 1857 के बाद तो उन्होंने यही किया। कंपनी का राज खत्म करके भारत को सीधे अपने अधीन कर लिया। 1853 का एक्ट उस प्रक्रिया की शुरुआत थी। तो कंपनी को रेगुलेट करने यानी उस पर लगाम कसने की ये प्रक्रिया 1853 में तेज हुई, लेकिन इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, है ना? हाँ, काफी पहले। हमारा अगला सवाल उसी पहली कोशिश के बारे में है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल की शक्तियों के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? इसमें जो कथन गलत है वो है सी, वह अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता है। अच्छा, वो नहीं कर सकता। नहीं, 1773 के एक्ट में गवर्नर जनरल को ये ताकत नहीं दी थी। उसे अपनी काउंसिल, जिसमें 4 सदस्य होते थे, उनके बहुमत के हिसाब से ही काम करना होता था। मतलब उसे वीटो पावर नहीं थी? वीटो पावर बिल्कुल नहीं थी। अगर 3 सदस्य उसके खिलाफ हैं तो उसे उनकी बात माननी ही पड़ती थी। तो शुरुआती गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स उतना भी शक्तिशाली नहीं था जितना हम सोचते हैं। नहीं, उसे अपनी काउंसिल से लगातार जूझना पड़ता था। वीटो का अधिकार तो उसे 1786 के एक एक्ट में जाकर मिला था। हाँ, बाद में मिला। इसी 1773 के एक्ट ने कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की थी। बिल्कुल। और इस एक्ट का नाम ही सब कुछ बता देता है, रेगुलेटिंग एक्ट। सही बात है। इसका मकसद था कंपनी के मामलों को रेगुलेट करना। कंपनी के अफसर निजी व्यापार करके अमीर हो रहे थे, जबकि कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी। ये ब्रिटिश सरकार का पहला बड़ा हस्तक्षेप था। यहीं से भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की नींव पड़ी, जिसकी बागडोर लंदन के हाथ में थी। तो हमने देखा कि कैसे लंदन में कानून बन रहे थे और भारत में बड़े बड़े आंदोलन हो रहे थे। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है जो अक्सर छूट जाता है। ये वो लड़ाइयां हैं जो जंगलों और पहाड़ों में लड़ी जा रही थी। जनजातीय विद्रोह। हाँ, अगला सवाल ऐसी ही एक विद्रोह पर है। ओडिशा में हुए खूंड विद्रोह के संदर्भ में युवा राजा के नाम पर विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे बी चक्र बिसोई। चक्र बिसोई। हाँ, और ये एक बहुत दिलचस्प रणनीति थी। उन्होंने खुद को नेता घोषित करने की बजाय घुमसर के एक युवा राजा की वापसी के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया। इससे लोगों का जुड़ाव आसान हो गया होगा। बिल्कुल। यह विद्रोह 1847 से 1856 तक काफी लंबे समय तक चला था और इसके कारण भी मुख्य धारा के आंदोलनों से अलग थे ना? हाँ, बहुत अलग। अंग्रेजों ने मराइया नाम की एक स्थानीय प्रथा पर रोक लगा दी थी, जिसे वो मानव बलि मानते थे। अच्छा। साथ ही उन्होंने नए टैक्स लगाए और जमींदारों को इलाके में घुसने दिया। खोंड जनजाति ने इसे अपनी संस्कृति और अपनी जीवन शैली पर सीधा हमला माना। तो ये सिर्फ जमीन और पैसे की लड़ाई नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये औपनिवेशिक शासन का एक और चेहरा दिखाता है। ये अपनी पहचान, अपनी परंपराओं और अपने तरीके से जीने के हक की लड़ाई भी थी। सही बात है। जब कोई बाहरी ताकत आकर आपके सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में दखल देती है, तो प्रतिरोध होना लाजमी है। और खोंड विद्रोह अकेला नहीं था। नहीं, ऐसे कई विद्रोह हुए। हमारा आखिरी सवाल हमें इसी व्यापक तस्वीर को देखने में मदद करता है। दिए गए जनजातीय विद्रोहों में से कौन सा 1857 की क्रांति के दौरान या उसके आसपास नहीं हुआ था? इसका सही जवाब है बी, बिरसा मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा विद्रोह। हाँ, अगर हम टाइमलाइन देखें तो संथाल विद्रोह हुआ 1855-56 में, जो 1857 से ठीक पहले की एक चिंगारी जैसा था। सही। संबलपुर का विद्रोह 1857 के साथ साथ ही चल रहा था। नायकता आंदोलन 1858 में हुआ, लेकिन बिरसा मुंडा का जो महान आंदोलन था, जिसे उलगुलान भी कहते हैं। हाँ, उलगुलान, वो बहुत बाद में 1899-1900 के आसपास हुआ था। बिरसा मुंडा, जिन्होंने खुद को भगवान का दूत घोषित किया था और छोटा नागपुर क्षेत्र में दिकुओं यानी बाहरी लोगों और अंग्रेजों के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन खड़ा किया था। बिल्कुल। इन सभी विद्रोहों की टाइमलाइन को एक साथ देखने से एक बहुत जरूरी बात समझ आती है। वो क्या? 1857 का विद्रोह आसमान से नहीं टपका था।
उसके पहले और उसके बाद भी देश के अलग-अलग कोनों में, खासकर आदिवासी इलाकों में लगातार संघर्ष चल रहा था। ये प्रतिरोध की एक ऐसी नदी थी जो कभी सूखी नहीं, भले ही मुख्य धारा के इतिहास ने उसकी सभी धाराओं पर उतना ध्यान ना दिया हो। तो चलिए उन विद्रोहों से शुरू करते हैं जिनके बारे में अक्सर किताबों में ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलता। हमारे नोट्स में पहला जिक्र है 1858 के नाइकदास विद्रोह का। ये गुजरात में हुआ था। इसमें एक दिलचस्प सवाल पूछा गया है कि इसके नेता रूपा नायक ने आत्मसमर्पण किया था या नहीं। और यही इस विद्रोह की कहानी का सबसे अहम मोड़ है। अच्छा जी। स्रोतों के मुताबिक रूपा नायक और उनके साथी नेता केवल नायक, इन दोनों ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। कभी नहीं। नहीं, वे अंत तक लड़ते रहे और या तो पकड़े गए या फिर मारे गए। ये उनके संघर्ष की तीव्रता को दिखाता है कि वो किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं थे। और ये विद्रोह था किस बारे में? सिर्फ अंग्रेजों को भगाना ही मकसद था या कुछ और भी था इसके पीछे? उनका एक बड़ा मकसद था धर्मराज की स्थापना करना। धर्मराज? हाँ, ये एक तरह से पारंपरिक और न्यायपूर्ण शासन की उनकी अपनी कल्पना थी, जहां उनके समुदाय, उनकी मान्यताओं का सम्मान हो। ये विद्रोह गुजरात के पंचमहल और साखेड़ा के इलाकों में केंद्रित था। और उनका लड़ने का तरीका क्या था? उनका तरीका बहुत कारगर था। उन्होंने संगठित ब्रिटिश सेना का सामना करने के लिए छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला रणनीति अपनाई। अच्छा, गुरिल्ला वॉरफेयर। जी, वे ब्रिटिश थानों पर अचानक से हमला करते और फिर जंगलों में गायब हो जाते। तो ये विद्रोह सिर्फ कुछ समय चलकर खत्म नहीं हो गया होगा, इसका असर तो काफी गहरा पड़ा होगा उस इलाके में। बिल्कुल, इसका प्रभाव इतना गहरा था कि यह आंदोलन 1858-59 में दबने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अच्छा जी, 1868 में जोरिया भगत नाम के एक और नेता के नेतृत्व में ये फिर से उभरा। मतलब 10 साल बाद भी? हाँ, ये दिखाता है कि स्वतंत्रता की चिंगारी स्थानीय स्तर पर लगातार सुलग रही थी, भले ही राष्ट्रीय स्तर पर उसकी ज्यादा चर्चा ना हो रही हो। माइका दास की तरह ही ऐसा लगता है कि एक और समुदाय था जिसकी पूरी दुनिया अंग्रेजों के आने से उजड़ गई थी। ये हमें रामोशी विद्रोह की तरफ ले जाता है, जिसके बारे में भी हमारे नोट्स में जिक्र है। ये रामोशी कौन थे? रामोशी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की एक जनजाति थे और उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका थी। क्या भूमिका थी? वे मराठा प्रशासन के तहत किलों की रक्षा करने वाले रात्रि रक्षक थे। आप उन्हें एक तरह की मराठा पुलिस या गार्ड्स कह सकते हैं। अच्छा, तो ये मराठाओं के लिए काम करते थे? हाँ, उनकी पूरी आजीविका, उनका सम्मान, उनकी सामाजिक स्थिति, सब कुछ इसी व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। और जब मराठा साम्राज्य का पतन हुआ तो जाहिर है उनकी नौकरी चली गई। सिर्फ नौकरी नहीं, उनका पूरा अस्तित्व ही संकट में आ गया। वे अचानक बेरोजगार और बेसहारा हो गए। और इसी समय उस इलाके में भयंकर अकाल पड़ा और अंग्रेजों ने जमीन पर भारी कर लगा दिए। तो ये एक तरह का विस्फोटक मिश्रण था। बिल्कुल। इसी वजह से पहले 1822 में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में और फिर 1825-26 में उमाजी नाइक के नेतृत्व में ये विद्रोह भड़क उठा। यहाँ एक पैटर्न साफ दिख रहा है। जब भी ब्रिटिश नीतियां पारंपरिक आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं को तोड़ती थीं, चाहे वो गुजरात के नायकदास हों या महाराष्ट्र के रामोशी, विद्रोह लगभग तय था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ राजनीतिक आजादी की लड़ाई नहीं थी, ये अपने अस्तित्व और अपनी जीवन शैली को बचाने की लड़ाई भी थी। और रामोशी समुदाय का संघर्ष आगे भी जारी रहा। यहाँ एक दिलचस्प जुड़ाव ये है कि बाद में 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के, जिन्हें भारतीय सशस्त्र विद्रोह का जनक माना जाता है, जी बिल्कुल, उन्होंने भी इन्हीं रामोशी लोगों को संगठित करके अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह छेड़ा था। ये तो अद्भुत है कि कैसे एक स्थानीय संघर्ष बाद में एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का एक तरह से हिस्सा बन गया। जी। और ये सिर्फ पश्चिमी भारत में नहीं हो रहा था। हमारे नोट्स हमें पूर्वी भारत के संबलपुर ले जाते हैं और 1857 की क्रांति के समय में। यहाँ के विद्रोह का नेता कौन था? लिस्ट में एक नाम है वीर सुरेंद्र साई, जिनके बारे में मैंने ज्यादा नहीं सुना। हाँ, और सही जवाब वही है। वीर सुरेंद्र साई की कहानी असाधारण है। अच्छा। उनका अंग्रेजों से विवाद 1857 की क्रांति से बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। ये विवाद संबलपुर की गद्दी के उत्तराधिकार को लेकर था। उन्हें लगता था कि वे असली हकदार हैं, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी दावेदारी को खारिज कर दिया था। तो जब 1857 की क्रांति शुरू हुई तब वे कहाँ थे? जेल में थे? उस वक्त वे हजारीबाग जेल में बंद थे, लेकिन विद्रोही सिपाहियों ने उन्हें जेल से छुड़ा लिया। अच्छा।
और वे वहां से भागकर कहीं छिपे नहीं, बल्कि सीधे संबलपुर पहुंचे और विद्रोह की कमान संभाल ली। मतलब उन्होंने मौके का फायदा उठाया। बिल्कुल। उन्होंने स्थानीय जनजातियों, खासकर गोंड और बिंझल और छोटे जमींदारों को अपने साथ जोड़ा और अंग्रेजों को सालों तक कड़ी टक्कर दी। ये दिखाता है कि 1857 सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह नहीं था, बल्कि इसमें कई स्थानीय नेता भी शामिल थे जिनके अंग्रेजों से अपने पुराने हिसाब किताब थे। विकल्पों में कुछ और भी नाम हैं, बुद्धू भगत, अल्लूरी सीताराम राजू। जी, वे भी अपने अपने क्षेत्रों के महान नायक थे, लेकिन अलग अलग विद्रोहों से जुड़े थे। बुद्धू भगत 1831-32 के कोल विद्रोह के महान नेता थे, जो झारखंड क्षेत्र में हुआ था। और अल्लूरी सीताराम राजू? अल्लूरी सीताराम राजू 1922-24 के रंपा विद्रोह के नायक थे, जो आंध्र प्रदेश में हुआ और जिन पर हाल ही में एक बहुत बड़ी फिल्म भी बनी है। हाँ, सही। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि भारत के अलग अलग कोनों में अलग अलग समय पर स्वतंत्रता की लड़ाई अपने अपने तरीकों से लड़ी जा रही थी। और ऐसे ही एक शक्तिशाली नेता का जिक्र नागालैंड से आता है। हमारे नोट्स में एक सवाल है कि नागा विद्रोह की नेता गाइदिन ल्यू पामेई को रानी की उपाधि किसने दी? ये कहानी बहुत प्रेरक लगती है। जी, ये एक असाधारण कहानी है। 1937 में जब जवाहरलाल नेहरू असम के दौरे पर थे, तब उन्होंने शिलोंग जेल में बंद गाइदिन ल्यू से मुलाकात की। अच्छा, जेल में? हाँ, जेल में। वे उनकी बहादुरी और इतनी कम उम्र में उनके जज्बे से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ही उन्हें रानी की उपाधि दी। उन्होंने उन्हें पहाड़ों की बेटी यानी डॉटर ऑफ द हिल्स भी कहा था। और ये आंदोलन जिसे वे नेतृत्व दे रही थीं, वो क्या था? रानी गाइदिन ल्यू हेराका आंदोलन से जुड़ी थीं। इसकी शुरुआत उनके चचेरे भाई हाइपो जादोनांग ने की थी। हेराका आंदोलन? जी, ये मूल रूप से ज़ेलियांगरोंग नागा जनजातियों के बीच अपने पारंपरिक धर्म और संस्कृति को ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से बचाने का एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। मतलब पहले ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था? हाँ, लेकिन जल्द ही ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक राजनीतिक आंदोलन बन गया। जादोनांग को अंग्रेजों ने फांसी दे दी, जिसके बाद गाइदिन ल्यू ने इस आंदोलन की बागडोर संभाली। और उनकी उम्र क्या थी उस वक्त? ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। यही तो हैरान करने वाली बात है। उन्होंने महज 13 साल की उम्र में इस आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। 13 साल की उम्र में? जी, और सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्हें पकड़कर आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। 16 साल की उम्र में आजीवन कारावास? हाँ, वे देश की आज़ादी के बाद ही 1947 में जेल से रिहा हो पाईं। उन्होंने अपनी पूरी जवानी जेल में बिता दी। इन सभी विद्रोहों को एक साथ देखने पर भारत का एक अलग ही नक्शा उभरता है। हमारे नोट्स में एक मिलान वाला सवाल भी है, जो लुशाई विद्रोह, हेराका आंदोलन, कोल विद्रोह और रामोशी विद्रोह को उनके क्षेत्रों से जोड़ता है। यह साफ करता है कि स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ दिल्ली, कलकत्ता या बंबई जैसे बड़े शहरों तक सीमित नहीं था। बिल्कुल, ये सवाल एक मैप की तरह है ना? ये दिखाता है कि संघर्ष देश के कोने-कोने में, जंगलों और पहाड़ों में चल रहा था। लुशाई विद्रोह मिजोरम और त्रिपुरा में, कोल विद्रोह झारखंड में, रामोसी महाराष्ट्र में और हेराका आंदोलन मणिपुर नागालैंड में। जी, मणिपुर नागालैंड में। हर विद्रोह की अपनी स्थानीय वजहें थीं, लेकिन उन सबका एक साझा दुश्मन था, ब्रिटिश राज। इन सशस्त्र विद्रोहों के अलावा कुछ शक्तिशाली वैचारिक आंदोलन भी चल रहे थे। बिल्कुल। हमारे नोट्स हमें वहाबी आंदोलन की ओर ले जाते हैं। इसकी शुरुआत सैयद अहमद ने की थी, जो रायबरेली के थे। चलिए इस आंदोलन की परतें खोलते हैं। ये किस बारे में था? सैयद अहमद बरेलवी 19वीं सदी की शुरुआत में अरब की यात्रा पर गए थे, जहां वे अब्दुल वहाब के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। अच्छा। साथ ही दिल्ली के इस्लामी विद्वान शाह वलीउल्लाह की शिक्षाओं का भी उन पर गहरा असर था। ये एक असल में एक पुनरुत्थानवादी इस्लामी आंदोलन था, जिसका मकसद इस्लाम को उसके मूल शुद्ध रूप में वापस ले जाना था, जैसा वे मानते थे। और इसका राजनीतिक उद्देश्य क्या था? क्या ये अंग्रेजों के खिलाफ था? हाँ, इसका राजनीतिक उद्देश्य भारत को दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश या युद्ध का क्षेत्र से बदलकर दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का देश बनाना था। तो ये एक तरह का धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था? जी, शुरुआती दौर में उनका संघर्ष पंजाब में सिख साम्राज्य के खिलाफ था, लेकिन बाद में ये पूरी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। हालांकि इसकी शुरुआत रायबरेली से हुई, लेकिन इसके मुख्य रणनीतिक केंद्र
पटना और पश्चिमोत्तर सीमा पर सिथाना बने। पटना से लोगों, पैसों और हथियारों को संगठित किया जाता था और सिथाना से सशस्त्र संघर्ष चलाया जाता था। मतलब ये काफी संगठित था। बहुत ज्यादा। यह आंदोलन करीब 50 साल तक चला और इसने ब्रिटिश सरकार को काफी चुनौती दी। वैचारिक स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर हमें भगत सिंह और उनके साथी मिलते हैं। जी। हमारे नोट्स में एक जाना पहचाना सवाल है। 1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका था? जवाब तो हम जानते हैं, भगत सिंह। लेकिन यह अहम सवाल यह है कि क्यों? बिल्कुल, क्यों सबसे जरूरी सवाल है। उनका मकसद किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं था। नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसीलिए उन्होंने खाली बेंचों पर बम फेंके थे। जैसा उन्होंने अपने पर्चे में और बाद में अदालत में कहा, उनका मकसद था बहरों को सुनाना। बहरों को सुनाना? हाँ। वे दो दमनकारी कानूनों का विरोध कर रहे थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये बिल सरकार को किसी को भी बिना मुकदमे के हिरासत में लेने और मजदूरों की हड़तालों पर रोक लगाने की असीमित शक्ति देते थे। और ये कार्रवाई उनके संगठन HSRA ने की थी। ये HRA से कैसे अलग था? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में हुआ था। इसी संगठन ने 1925 में प्रसिद्ध काकोरी कांड को अंजाम दिया था। लेकिन 1928 में भगत सिंह और उनके साथियों ने इसका पुनर्गठन किया और नाम में S यानी सोशलिस्ट शब्द जोड़ा। अच्छा, सोशलिस्ट। जी। अब ये HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये विचारधारा का बदलाव था। वे अब सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं चाहते थे, बल्कि एक ऐसे समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे जहां किसानों और मजदूरों का शोषण ना हो। तो ये सिर्फ अंग्रेजों को भगाने की बात नहीं थी, बल्कि ये भी था कि आजादी के बाद भारत कैसा बनेगा। एकदम सही। वे एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते थे जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण ना कर सके। असेंबली में बम फेंकना इसी बड़ी सोच को देश के सामने रखने का एक जरिया था। इन क्रांतिकारी तरीकों के समानांतर गांधी जी के नेतृत्व में एक अलग तरह का आंदोलन आकार ले रहा था। जी बिल्कुल। हमारे नोट्स में रॉलेट बिल के विरोध में बनी सत्याग्रह सभा का जिक्र है। इसका गठन गांधी जी ने 1919 में बंबई में किया था। ये कदम क्यों इतना अहम था? ये बहुत अहम था क्योंकि ये गांधी जी का पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह था। पहला? हाँ, पहला अखिल भारतीय। इससे पहले उन्होंने चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में जो आंदोलन किए थे वे स्थानीय मुद्दों पर आधारित थे। रॉलेट एक्ट, जिसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला काला कानून कहा गया, एक बहुत ही दमनकारी कानून था। ये सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार देता था। और सत्याग्रह सभा का काम करने का तरीका क्या था? मतलब वो क्या करते थे? इसके सदस्य ये शपथ लेते थे कि वे इस काले कानून को नहीं मानेंगे और अगर सरकार उन्हें गिरफ्तार करती है तो वे शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी देंगे। ये सविनय अवज्ञा का सिद्धांत था। उन्हें उस समय की लोकप्रिय होम रूल लीग के युवा सदस्यों का भी भरपूर समर्थन मिला। रॉलेट सत्याग्रह ने पहली बार पूरे देश को एक साथ एक मुद्दे पर आंदोलित किया। तो इसका असर बहुत बड़ा हुआ होगा। हाँ, हालांकि बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो हिंसा फैली उसके कारण गांधी जी को ये आंदोलन वापस लेना पड़ा था, लेकिन इसने आजादी की लड़ाई की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। और यहाँ तक कि गांधी जी के राष्ट्रीय पटल पर आने से भी पहले पूर्ण स्वतंत्रता का विचार हवा में था। जी। हमारे नोट्स में एक दिलचस्प सवाल है कि वो पहला राजनीतिक नेता कौन था जिसने अपने अखबार वंदे मातरम में देश की पूर्ण स्वतंत्रता के विचार को खुले तौर पर सामने रखा। ये एक फैसिनेटिंग तथ्य है और इसका जवाब है श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो। जी। आज हमें पूर्ण स्वतंत्रता का विचार बहुत स्वाभाविक लगता है ना, लेकिन 20वीं सेंचुरी के पहले दशक में ऐसा नहीं था। उस समय कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर सिर्फ डोमिनियन स्टेटस या स्वशासन की बात कर रहे थे। अच्छा, मतलब सिर्फ ज्यादा अधिकार चाहते थे, पूरी आजादी नहीं। बिल्कुल। तो उस माहौल में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना बहुत बड़ी, बहुत ही क्रांतिकारी और साहसिक बात थी। और ये वंदे मातरम अखबार? वंदे मातरम अंग्रेजी अखबार की शुरुआत 1906 में बिपिन चंद्रपाल ने की थी, लेकिन इसके असली वैचारिक सूत्रधार और संपादक श्री अरबिंदो ही थे। उनके लेखों ने बंगाल और पूरे देश के युवाओं में एक नई आग भर दी। वो गरम दल के एक प्रमुख नेता थे।
दिलचस्प बात यह है कि बाद में अलीपुर बम कांड में गिरफ्तारी और फिर रिहाई के बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी। हाँ, उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और पौंडीचेरी चले गए, जहां वे एक महान योगी और दार्शनिक के रूप में जाने गए। तो ये सभी धाराएं, चाहे वो आदिवासी विद्रोह हो, क्रांतिकारी आंदोलन हो, गांधी जी का सत्याग्रह हो या अरबिंदो के लेख, सब मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य पर दबाव बना रही थीं। जी, लगातार। और आखिरकार वो पल आया जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया। वो घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? वो थे क्लेमेंट एटले। वे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में हुए चुनावों में जीतकर प्रधानमंत्री बने थे और लेबर पार्टी के नेता थे। अच्छा। उन्होंने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश संसद में ये ऐतिहासिक घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत को सत्ता सौंपकर चले जाएंगे। ये घोषणा एक तरह से भारत की आज़ादी का आधिकारिक ऐलान थी। और उस समय के विपक्षी नेता विंस्टन चर्चिल का क्या रुख था? वे तो युद्ध के हीरो थे। ये जानना भी जरूरी है। विंस्टन चर्चिल, जो कंजर्वेटिव पार्टी के थे, वे भारत की आज़ादी के सख्त खिलाफ थे। अच्छा, वो नहीं चाहते थे कि भारत आज़ाद हो? बिल्कुल नहीं। वे ब्रिटिश साम्राज्य को बनाए रखने के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने ही गांधी जी के लिए अपमानजनक शब्द नेकेड फकीर यानी अधनंगा फकीर का इस्तेमाल किया था। एटली का फैसला दिखाता है कि दूसरे विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को आर्थिक और राजनीतिक रूप से कितना कमजोर कर दिया था कि अब उनके लिए भारत जैसे विशाल देश पर शासन करना संभव नहीं रह गया था। और माउंटबेटन? इसी घोषणा के बाद सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेजी से अंजाम देने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को आखिरी वाइसरॉय बनाकर भारत भेजा गया था। हमारा पहला सवाल भारत सरकार अधिनियम 1935 से जुड़ा है। सवाल है कि किस अधिनियम में केंद्र और प्रांतों के लिए अलग अलग विधायी विषयों का प्रावधान किया गया था, जिनमें 3 अलग अलग सूचियां थीं। और विकल्प है ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, सी भारत सरकार अधिनियम 1858 या फिर डी भारत सरकार अधिनियम 1919। और सही जवाब है, जाहिर है, ए भारत सरकार अधिनियम 1935। ये एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो 3 सूचियों की बात है वो क्या थी असल में? हाँ, बिल्कुल। इस एक्ट ने शक्तियों को बहुत साफ साफ बांटा था। 3 सूचियां थी। एक थी संघीय सूची यानी फेडरल लिस्ट, जिस पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता था, जैसे रक्षा या विदेशी मामले। बिल्कुल। फिर थी प्रांतीय सूची, प्रोविंशियल लिस्ट, जो पूरी तरह से प्रांतों के लिए थी। और तीसरी थी समवर्ती सूची, जिस पर दोनों कानून बना सकते थे। हाँ, जिस पर दोनों। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत। मतलब प्रांतों को अपने मामलों में ज्यादा अधिकार दिए गए और वहां से द्वैध शासन यानी डायरकी समाप्त कर दिया गया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। प्रांतों से तो ये व्यवस्था हटा दी, पर इसे केंद्र में लागू कर दिया गया। जी हाँ, ये एक अजीब बात थी। और ये भी कहा जाता है कि हमारे आज के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत यही एक्ट है। ये सच है। हमारे संविधान का जो ढांचा है वो काफी हद तक इसी पर आधारित है। एक और अहम बात, जो अवशिष्ट शक्तियां थीं, मतलब वो विषय जो किसी भी सूची में नहीं थे, वो किसके पास थीं? वो गवर्नर जनरल यानी वाइसरॉय के पास रखे गए थे। ये दिखाता है कि अंतिम कंट्रोल अभी भी उन्हीं के हाथ में था। तो एक तरफ ये कानूनी ढांचे बन रहे थे और दूसरी तरफ भारतीय अपनी आवाज को एकजुट कर रहे थे। अगला सवाल इसी से जुड़ा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एक साझा मंच के तहत सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक नेताओं को एकजुट करने का विचार किसने दिया था? विकल्प है ए.ओ. ह्यूम, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या आनंद मोहन बोस। और सही जवाब है ए.ओ. ह्यूम। एक ब्रिटिश सिविल सेवक का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में हाथ होना यह अपने आप में काफी रोचक है। हाँ, ये भारतीय इतिहास के सबसे दिलचस्प तथ्यों में से एक है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे। उन्होंने ही 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। उनका उद्देश्य था कि भारतीयों को एक ऐसा मंच दिया जाए जहां वो अपनी मांगें शांतिपूर्ण तरीके से रख सकें। बिल्कुल। और यहीं पर वो सेफ्टी वॉल्व थियरी आती है ना? हाँ, सेफ्टी वॉल्व। लाला लाजपत राय ने इसका जिक्र किया था। ये क्या था? देखिए, इस थ्योरी के मुताबिक ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के इशारे पर की थी, ताकि भारतीयों का जो बढ़ता हुआ असंतोष है वो एक संगठित विद्रोह का रूप न ले ले। मतलब एक प्रेशर कुकर की सीटी की तरह ये प्रेशर धीरे धीरे निकलता रहे। ठीक यही
कि वो इस मंच के जरिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह बाहर निकल जाए। लेकिन यहाँ दूसरे नाम भी जरूरी हैं। WC बैनर्जी। वो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने तो आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर 1876 में ही इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कर दी थी। अच्छा, तो जमीन पहले से तैयार हो रही थी। जी, तो ह्यूम संस्थापक थे और बैनर्जी पहले अध्यक्ष। और पहला अधिवेशन बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। 72 प्रतिनिधियों के साथ। जी। चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। उस दौर में जब यूरोपीय शक्तियां भारत आ रही थीं, सवाल है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? और आपके विकल्प हैं गोवा, कैलिकट, पौंडीचेरी या पेटापुली मुसलीपट्टनम। सही जवाब है डी, पेटापुली, जिसे मुसलीपट्टनम भी कहते हैं। जी, 1605 में मसूलीपट्टनम में। ये जानना भी दिलचस्प है कि बाकियों ने कहाँ शुरुआत की। जैसे फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत में और अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री 1613 में। सूरत में ही लगाई थी। हाँ, सूरत में ही। तो एक सवाल उठता है, डच अंग्रेजों से पहले आए, पर इतिहास में उनका वैसा प्रभाव क्यों नहीं रहा? वो रेस में कैसे पिछड़ गए? इसकी मुख्य वजह थी उनकी प्राथमिकता। डचों की जो असली रुचि थी वो मसालों के व्यापार में थी। इंडोनेशिया वाले इलाके में। बिल्कुल, उनका ज्यादा ध्यान इंडोनेशिया पर केंद्रित था। भारत में उनकी अन्य फैक्ट्रियां थीं, जैसे पुलिकट, सूरत, चिंसूरा में। लेकिन 1759 में बेदारा के युद्ध में अंग्रेजों ने उन्हें निर्णायक रूप से हरा दिया। और बस भारत में उनकी शक्ति लगभग समाप्त हो गई। हाँ, उस हार के बाद उनका सूरज लगभग डूब गया। चलिए अब वापस 20वीं सदी में आते हैं। हाँ? अगला सवाल 1919 के अधिनियम से जुड़ा है, जिसे हम पहले भी छू चुके हैं। हाँ? सवाल है, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में स्वशासन संस्थाओं की क्रमिक स्थापना के लिए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया? विकल्प हैं 1944, 1919, 1931 और 1923। सही उत्तर है बी, 1919। हाँ, ये नाम दो लोगों से मिलकर बना है। एडविन मॉन्टेग्यू, जो उस समय भारत के सचिव थे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो भारत के वाइसराय थे। बिल्कुल। और जैसा हमने पहले बात की, इसी एक्ट ने प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की थी। इस एक्ट के बाद भारतीय राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई थी, परिवर्तनवादी बनाम अपरिवर्तनवादी। ये क्या था? ये कांग्रेस के भीतर एक वैचारिक विभाजन था। CR दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेता, जिन्हें परिवर्तनवादी या प्रो चेंजर्स कहा गया। उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि इन सुधारों के तहत परिषदों यानी काउंसिल्स में प्रवेश करके सरकार का विरोध करना चाहिए, अंदर से लड़ना चाहिए। और इसी सोच के साथ उन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। जी। वहीं जो अपरिवर्तनवादी थे, जैसे सरदार पटेल, हाँ, वो परिषदों के बहिष्कार के पक्ष में थे। उनका कहना था कि हमें सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो ये बहस इस बात पर थी कि लड़ाई सिस्टम के अंदर से लड़ी जाए या बाहर से। सही कहा। बड़ी बड़ी राजनीतिक बहसों से हटकर अब एक सवाल वास्तुकला और प्रशासन से जुड़ा है। चेन्नई में औपनिवेशिक काल की कौन सी इमारत ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के मुख्यालय के रूप में कार्य करती है? विकल्प है फोर्ट सेंट जॉर्ज, उच्च न्यायालय, सरकारी संग्रहालय या रिपन बिल्डिंग। और सही जवाब है डी, रिपन बिल्डिंग। ये नाम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, इसका नाम लॉर्ड रिपन के नाम पर रखा गया है, जिन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जी, उन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया था। लॉर्ड रिपन को भारत के सबसे लोकप्रिय वायसरायों में भी गिना जाता है ना? उन्होंने 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को भी तो समाप्त कर दिया था। जी हाँ, वो एक बहुत कठोर कानून था जो भारतीय भाषाओं के प्रेस पर प्रतिबंध लगाता था। रिपन ने उसे खत्म किया और 1913 में बनी ये इमारत इंडो सार्सनिक शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। रिपन के समय में ही पहला कारखाना अधिनियम भी आया और वो विवादास्पद इल्बर्ट बिल भी पेश हुआ था। हाँ, इल्बर्ट बिल, जिसने भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार देने का प्रयास किया था और जिसका अंग्रेजों ने जबरदस्त विरोध किया। अब अगला सवाल एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो भारत में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं का चेहरा था। जोसेफ फ्रांसुआ डुप्लेक्स किस यूरोपीय शक्ति की सेनाओं का नेतृत्व करने वाले गवर्नर थे? विकल्प आसान है, फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाली या डच। सही उत्तर है ए, फ्रेंच।
ड्यूप्लेक्स पौंडीचेरी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी फ्रांसीसी गवर्नर था। वो पहला यूरोपीय था जिसने भारतीय राजाओं के जो आपसी झगड़े होते थे उनमें हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई। एक तरह से फूट डालो और राज करो का एक नया संस्करण। बिल्कुल। उसने एक तरह से सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस की नींव रखी, जिसे बाद में ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। तो उसका सपना भारत में एक फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने का था। हाँ, यही उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी। लेकिन वो सफल नहीं हो सका। आंग्ल कर्नाटक युद्धों ने इसका फैसला कर दिया। जी, 3 कर्नाटक युद्ध हुए और तीसरे युद्ध में 1760 में हुए वोंडीवाश के युद्ध में ब्रिटिश जनरल आयरकूट ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। और इस हार ने भारत में फ्रांसीसी सपनों को समाप्त कर दिया। हमेशा के लिए। रॉबर्ट क्लाइव की रणनीतियों ने ड्यूप्लेक्स की योजनाओं को पूरी तरह से विफल कर दिया। ये तो हुई राजनीतिक और सैन्य लड़ाइयों की बात। लेकिन अब बात करते हैं सामाजिक सुधारों की। जी। सवाल है, औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए सामाजिक कानून का उदाहरण कौन सा है? विकल्प: रॉलेट अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम या वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। सही जवाब है बी, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक कदम था। ये अधिनियम 1856 में पारित हुआ था और इसके पीछे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास थे। इस अधिनियम ने हिंदू विधवाओं को कानूनी रूप से पुनर्विवाह करने का अधिकार दिया। और ये जानना जरूरी है कि ये लॉर्ड डलहौजी के समय तैयार हुआ था और लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ, ठीक 1857 के क्रांति से पहले। हाँ, यह उस दौर में हो रहे दूसरे सामाजिक सुधारों की एक कड़ी था। जैसे 1829 में राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। और बाद में 1929 में बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा अधिनियम लाया गया। जी। कुंतीबाई लोधी ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध 4000 सैनिकों की सेना खड़ी की और उसका नेतृत्व किया? विकल्प हैं मध्य प्रदेश का मंडला क्षेत्र, अवध क्षेत्र, राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र या लखनऊ और कानपुर। और सही जवाब है द, मध्य प्रदेश का मंडला क्षेत्र। रानी अवंतीबाई लोधी रामगढ़, जो अब मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में है, वहां की रानी थी। वो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख नायिकाओं में से एक थीं। उनके विद्रोह का कारण क्या था? वही जो उस समय कई रियासतों का था, डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जब अंग्रेजों ने इस नीति के तहत उनके राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। और उन्होंने खेरी के युद्ध में ब्रिटिश सेना को हराया भी था। हाँ, हराया था। लेकिन बाद में जब वे घिर गईं तो उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय खुद को बलिदान कर दिया। अब 1857 से हम सीधे आते हैं आजाद भारत की एक बहुत बड़ी चुनौती पर। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के सदस्य कौन कौन थे? सही विकल्प है ए, एच.एन. कुंजरू, के.एम. पणिक्कर और फजल अली। जी, इस आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे और हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर इसके सदस्य थे। इनका काम था भारत में राज्यों की सीमाओं को फिर से तय करने के लिए सिफारिशें देना। इसकी सबसे दिलचस्प सिफारिश क्या थी? सबसे दिलचस्प बात ये थी कि इसने एक भाषा एक राज्य यानी वन लैंग्वेज वन स्टेट के सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये तो हैरान करने वाली बात है, क्योंकि उस समय तो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बहुत मजबूत थी। बिल्कुल। इससे पहले धर आयोग और जेवीपी समिति भी भाषाई आधार को खारिज कर चुके थे। आयोग ने माना कि भाषा एक महत्वपूर्ण कारक है, पर राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक सुविधा को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी तो भाषाई राज्य बने। हाँ, क्योंकि पोट्टी श्री रामुलु के आमरण अनशन और उनकी मृत्यु के बाद 1953 में सरकार को दबाव में आकर आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाना पड़ा। और इसी के बाद फजल अली आयोग का गठन हुआ। जी। और उसकी सिफारिशों के आधार पर ही 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और अब हमारा आखिरी सवाल, जो हमें वापस वहीं ले जाता है जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? विकल्प है पुर्तगाली, डच, फ्रेंच या अंग्रेज। और सही जवाब है ए, पुर्तगाली। हाँ, वास्को डी गामा 1498 में कैलिकट पहुंचा था और पुर्तगाली भारत आने वाले पहले और भारत से जाने वाले आखिरी यूरोपीय भी थे। आखिरी? हाँ,
वो 1961 में गोवा की मुक्ति के बाद गए। तो यूरोपीय शक्तियों के भारत आने का सही क्रम क्या था? सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 में, फिर डच 1605 में, फिर अंग्रेज 1608 में, फिर डेनिश और आखिर में फ्रेंच। और उनकी ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? ये नीति पहले पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने शुरू की थी। इसका उद्देश्य हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व स्थापित करना था, ताकि वो समुद्री व्यापार को नियंत्रित कर सके। पहला सवाल भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए से जुड़ा है, जिसका नाम सुनते ही अक्सर एक ही चेहरा जहन में आता है, सुभाष चंद्र बोस। हाँ, बिल्कुल। सवाल नंबर 31 है, सुभाष चंद्र बोस के पदभार संभालने से पहले भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का नेता कौन था? और विकल्प है जियाउर रहमान, प्राणनाथ थापर, शाह नवाज खान और मोहन सिंह। ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि ये एक आम धारणा को चुनौती देता है। सही है। इसका सही जवाब है डी, मोहन सिंह। ज्यादातर लोग आईएनए को सीधे सुभाष चंद्र बोस से जोड़ते हैं, लेकिन इसकी नींव वो कैप्टन मोहन सिंह ने रखी थी। अच्छा। वो ब्रिटिश भारतीय सेना में एक अफसर थे। जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने मलाया में ब्रिटिश सेना को हराया, तो हजारों भारतीय सैनिक युद्धबंदी बन गए। हाँ, युद्धबंदी बन गए। कैप्टन मोहन सिंह ने इन्हीं सैनिकों को संगठित करके 1942 में आईएनए की पहली डिवीजन बनाई थी। अच्छा, तो बोस तस्वीर में बाद में आए। मुझे जहां तक याद है, उन्हें कमान सौंपने में रासबिहारी बोस की भी एक बहुत अहम भूमिका थी, है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हुआ ये कि शुरुआती दौर में मोहन सिंह और जापानियों के बीच आईएनए के रोल को लेकर कुछ मतभेद हो गए थे, जिसके बाद आईएनए का जो पहला चरण था वो लगभग बिखर सा गया। यहीं पे रासबिहारी बोस, जो एक और महान क्रांतिकारी थे और जापान में रह रहे थे, उन्होंने कमान संभाली। फिर 1943 में उन्होंने सिंगापुर में एक भव्य समारोह में आईएनए का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। और फिर बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। बिल्कुल, और उसे एक नई ऊर्जा दी। और बोस ने आते ही इसे एक बहुत ही संगठित रूप दिया। मैंने पढ़ा है कि आईएनए में सिर्फ पुरुष ही नहीं थे, महिलाओं की भी एक पूरी रेजिमेंट थी। हाँ, और ये उस दौर के लिहाज से एक आप कह सकते हैं क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट बनाई, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी सहगल के हाथों में थी। लक्ष्मी स्वामीनाथन पहले? जी, पहले लक्ष्मी स्वामीनाथन। यही नहीं, आईएनए की जो ब्रिगेड्स थी, उनके नाम भी बहुत सोच समझ कर रखे गए थे। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड, ये बोस की तरफ से एक बड़ा राजनीतिक संदेश था। मतलब मतभेद अपनी जगह है, पर देश के लिए सब एक है। बिल्कुल। भले ही उनके कांग्रेस के नेताओं से गहरे मतभेद थे, लेकिन वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि भारत की आजादी के लिए सब एक हैं। वाह, मतलब एक सवाल के पीछे कितनी परतें हैं। चलिए, अब सैन्य संघर्ष से निकलकर समाज सुधार की दुनिया में चलते हैं। जी। सवाल नंबर 32 है, सामाजिक सुधार, साहित्यिक कृतियों और अटूट देशभक्ति में उनके योगदान के कारण किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक यानी फादर ऑफ द इंडियन रेनेसांस कहा जाता है? विकल्प है आत्माराम पांडुरंग, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती। इसका सही उत्तर है सी, राजा राम मोहन राय। उन्हें ये उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि वो भारत के शायद पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने आधुनिक, तार्किक और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया। उन्होंने भारतीय समाज की कुरीतियों को धर्म की आड़ में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका मकसद एकेश्वरवाद और तार्किक सोच को बढ़ावा देना था। और सती प्रथा के खिलाफ उनका अभियान तो शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है। हाँ, वो उनका सबसे बड़ा योगदान था। उन्होंने ग्रंथों का हवाला देकर ये साबित किया कि सती प्रथा का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये एक सामाजिक बुराई है। और फिर कानून बना? बिल्कुल। उनके लगातार प्रयासों के कारण ही 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगाने का कानून बनाया। विकल्पों में जो दूसरे नाम है वो भी बहुत अहम है। बहुत अहम है। जैसे दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज और स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये सभी 19वीं सदी के भारत में बड़े सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे। राजा राम मोहन राय के नाम में ये जो राजा की उपाधि है, क्या ये उन्हें जन्म से मिली थी? नहीं, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। उन्हें राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। अच्छा। दरअसल बादशाह ने अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए ब्रिटिश सरकार से बात करने के लिए राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था।
और दुर्भाग्य से वहीं ब्रिस्टल शहर में 1833 में उनकी मृत्यु हो गई। वो पत्रकारिता की आजादी के भी बड़े समर्थक थे, है ना? बहुत बड़े समर्थक थे। संवाद कौमुदी जो बंगाली में थी और मिरातुल अखबार फारसी में ये पत्र वो निकालते थे। तो एक तरफ शहरों में पढ़े लिखे लोग समाज सुधार की बात कर रहे थे, वहीं देश के दूसरे कोनों में जंगलों और पहाड़ों में भी एक अलग तरह का संघर्ष चल रहा था। बिल्कुल। हमारा अगला सवाल नंबर 33 इसी से जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था? और विकल्प हैं कुकी विद्रोह, नागा विद्रोह, लुशाई विद्रोह और बस्तर विद्रोह। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की लड़ाई के कई गुमनाम नायक भी हैं। इसका सही जवाब है सी, लुशाई विद्रोह। लुशाई विद्रोह। जी, यह विद्रोह 1889-90 में हुआ था, यानी ये 19वीं शताब्दी के बिल्कुल अंत का है, 20वीं का नहीं। अच्छा। ये आज के मिजोरम के लुशाई पहाड़ों में ब्रिटिश विस्तारवाद के खिलाफ हुआ था। अंग्रेज जब अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो इन जनजातियों ने अपनी जमीन और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हथियार उठा लिए थे। तो इसका मतलब बाकी के तीनों विद्रोह 20वीं सदी के हैं? जी हाँ। कुकी विद्रोह वो 1917 से 1919 तक मणिपुर में चला। बस्तर विद्रोह, जिसे भूमकाल यानी भूकंप भी कहा जाता है, भूमकाल, हाँ, वो 1910 में छत्तीसगढ़ में हुआ था और इसके एक महान नेता थे गुंडाधुर। और नागा विद्रोह 1920 के दशक में शुरू हुआ, जिससे जादुनांग और बाद में रानी गाइदिनिलू जैसे नेता जुड़े थे। सही है। ये सभी विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्थानीय प्रतिरोध के बहुत शक्तिशाली उदाहरण हैं। इन स्थानीय विद्रोहों से अब हम एक ऐसी विचारधारा की ओर बढ़ते हैं जिसका नजरिया अंतर्राष्ट्रीय था। सवाल नंबर 34 है, वो कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी था जिसने खुले तौर पर मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट विचारधाराओं का समर्थन किया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई? इसका जवाब है सी, M.N. रॉय, यानी माबिंद्रनाथ रॉय। M.N. रॉय। इनकी कहानी बहुत असाधारण है। M.N. रॉय ने 1920 में ताशकंद, जो अब उज्बेकिस्तान में है, वहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। भारत के बाहर? सोचिए, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की नींव भारत के बाहर रखी गई थी। वो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जिसे कॉमिंटर्न भी कहते हैं, उसमें एक बहुत ऊंचे पद पर पहुंचने वाले अकेले भारतीय थे। कॉमिंटर्न मतलब जो दुनिया भर की कम्युनिस्ट पार्टियों का संगठन था? जी, जिसका नेतृत्व मॉस्को से होता था। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार भी सबसे पहले उन्होंने ही दिया था। ये बिल्कुल सच है। 1934 में कांग्रेस के आधिकारिक रूप से मांग करने से भी पहले M.N. रॉय ने ही ये विचार सामने रखा था कि भारतीयों का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य था, लेकिन उनकी वैचारिक यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। जीवन के आखिरी सालों में कम्युनिज्म से उनका मोह भंग हो गया और उन्होंने मौलिक मानवतावाद यानी रैडिकल ह्यूमनिज्म का दर्शन दिया। मतलब विचारों में एक बड़ा बदलाव आया। बहुत बड़ा बदलाव, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य या किसी भी समूह से ऊपर रखा गया था। तो जहां रॉय जैसी शख्सियतें अंतर्राष्ट्रीय विचारधाराओं को भारत ला रही थीं, वहीं भारत की जमीन पर किसानों और मजदूरों के अपने संघर्ष भी चल रहे थे। जी बिल्कुल। सवाल नंबर 35 हमें ऐसे ही एक संघर्ष पर ले जाता है। 1921 का मोपला विद्रोह, जिसे मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है, किस स्थान पर हुआ था? विकल्प है केरल, बंबई, बंगाल या उत्तर प्रदेश। ये विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। मोपला मालाबार तट के मुस्लिम किसान थे। अच्छा। उनका संघर्ष मुख्य रूप से दो ताकतों के खिलाफ था। एक, वहां के अमीर हिंदू जमींदार, जिन्हें स्थानीय भाषा में जेनिमी कहा जाता था। जेनिमी। और दूसरा, ब्रिटिश प्रशासन, जो इन जमींदारों का साथ देता था। तो ये मूल रूप से एक किसान विद्रोह था जो अत्याचारी लगान व्यवस्था के खिलाफ था। लेकिन इस विद्रोह को अक्सर खिलाफत आंदोलन से भी जोड़ा जाता है, तो वो क्या संबंध था? जरूर। देखिए, खिलाफत आंदोलन भारत के मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा के पद को बचाने के लिए चलाया जा रहा एक बड़ा आंदोलन था। हाँ, जिसे गांधी जी ने भी समर्थन दिया था। बिल्कुल, असहयोग आंदोलन के साथ जोड़कर मालाबार में भी इस आंदोलन का जोर था और इसी की पृष्ठभूमि में ये किसान विद्रोह शुरू हुआ। लेकिन धीरे धीरे इसने जमींदारों और किसानों के बीच के वर्ग संघर्ष का रूप ले लिया और दुर्भाग्य से बाद में इसमें सांप्रदायिक हिंसा भी शामिल हो गई।
जिसने इसे बहुत जटिल बना दिया। बहुत ज्यादा। इसी विद्रोह से जुड़ी एक बहुत ही भयानक घटना का जिक्र भी आता है, वैगन ट्रेजेडी। हाँ, वो ब्रिटिश क्रूरता का एक भयावह उदाहरण है। विद्रोह के दौरान गिरफ्तार किए गए लगभग 100 कैदियों को एक मालगाड़ी के बंद डिब्बे में ठूंस कर एक जेल से दूसरी जेल ले जाया जा रहा था। एक बंद डिब्बे में? जी, और हवा न मिलने के कारण रास्ते में ही उनमें से 60 से ज्यादा कैदियों की दम घुटने से मौत हो गई। ये घटना आज भी मालाबार विद्रोह के जख्मों की याद दिलाती है। अब एक सही जोड़ी वाला सवाल देखते हैं, जो हमें फिर से समाज सुधार के दौर में ले जाता है। सवाल नंबर 36 है, सुधार संगठनों और उनके संस्थापकों की कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है? यहाँ सही जोड़ी है बी, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज? जी, ज्योतिबा फूले ने 1883 में महाराष्ट्र में इस समाज की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य निचली जातियों, जिन्हें वो शूद्र और अतिशूद्र कहते थे, उन्हें ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शोषण और पाखंड से आजाद कराना था। उनकी किताब गुलामगिरी भी इसी पर है? बिल्कुल, उनकी प्रसिद्ध किताब गुलामगिरी इसी विचार को बहुत ताकतवर तरीके से सामने रखती है। और बाकी जोड़ियां गलत हैं, जो एक तरह से हमारा रिवीजन भी कराती हैं। जैसे हमने पहले बात की, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी और ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने। सही कहा। और ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले का योगदान सिर्फ यही तक सीमित नहीं था। हाँ, लड़कियों की शिक्षा के लिए। बिल्कुल, उन्होंने मिलकर 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला था। उस जमाने में जब महिलाओं की शिक्षा के बारे में सोचना भी मुश्किल था, ये एक असाधारण और साहसी कदम था। अब तक हम 19वीं और 20वीं सदी की बात कर रहे थे। चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, जब भारत में यूरोपीय ताकतों की नींव पड़ रही थी। ठीक है। सवाल नंबर 37 है, 1510 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से किस स्थान पर कब्जा कर लिया और उसे पुर्तगाली पूर्वी साम्राज्य की राजधानी बनाया? इसका सही जवाब है ए, गोवा। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पर कब्जा किया था। अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का असली संस्थापक माना जाता है। उससे पहले जो गवर्नर था, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, उसकी ब्लू वाटर पॉलिसी थी। मतलब सिर्फ समुद्र पर नियंत्रण। हाँ, सिर्फ समुद्र पर दबदबा रखो। लेकिन अल्बुकर्क ने जमीन पर कब्जा करके एक स्थायी साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच है, क्या गोवा कब्जा करते ही राजधानी बन गया था या इसमें कुछ वक्त लगा? बहुत बढ़िया सवाल है। कब्जा 1510 में हुआ, लेकिन गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की आधिकारिक राजधानी 1530 में गवर्नर नीनो डी कुन्हा के समय में बनाया गया था। अच्छा, तो 20 साल बाद? जी, इससे पहले उनकी पहली राजधानी कोचीन थी। अल्बुकर्क की नीतियां भी बहुत अलग थीं। उसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि एक ऐसी आबादी तैयार हो जो पुर्तगाली साम्राज्य के प्रति वफादार हो। और उसने अपने इलाके में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की भी कोशिश की थी। हम बार बार जनजातीय विद्रोहों पर लौट रहे हैं, जो दिखाता है कि ये कितना महत्वपूर्ण विषय है। अगला सवाल नंबर 38 एक ऐसे ही नायक के बारे में है जिनकी कहानी का अंत बाकियों से अलग था। किस जनजातीय विद्रोही नेता को विद्रोह के दौरान फांसी नहीं दी गई, बल्कि दूसरे देश में निर्वासित कर दिया गया? इसका सही जवाब है सी, तिरोत सिंह। तिरोत सिंह जी, वो मेघालय की खासी पहाड़ियों के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1829 से 1833 तक, मतलब 4 साल तक, अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त गुरिल्ला युद्ध लड़ा। जब अंग्रेजों उन्हें पकड़ने में कामयाब हुए तो उन्हें फांसी नहीं दी गई, बल्कि ढाका, जो तब बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, वहां निर्वासित कर दिया गया। वहीं जेल में उनकी मृत्यु हो गई। यह बाकी विकल्पों में दिए गए नायकों की कहानी से काफी अलग है। हाँ, बिल्कुल। तिलका मांझी, जिन्होंने 1780 के दशक में विद्रोह किया था, उन्हें भागलपुर में एक पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई थी। संथाल विद्रोह के महान नेता सिद्धू और कानू मुर्मू को भी मार दिया गया था। और 1857 के विद्रोह में पलामू का नेतृत्व करने वाले नीलांबर और पीतांबर को भी फांसी दी गई थी। तिरोत सिंह का निर्वासित होना उनकी कहानी को अलग बनाता है। और आज भी उन्हें याद किया जाता है। जरूर। आज भी मेघालय में 17 जुलाई को यूथ तिरोत सिंह दिवस मनाया जाता है। तो अब तक हमने आजादी से पहले के भारत की बात की। अब चलते हैं आजाद भारत के इतिहास में। सवाल नंबर 39 है, 1962 का भारत चीन युद्ध मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र को लेकर लड़ा गया था? ये युद्ध ए, हिमालयी सीमा को लेकर लड़ा गया था।
विवाद के मतलब मुख्य रूप से दो इलाके थे। अच्छा। एक पश्चिमी सेक्टर में लद्दाख का अक्साई चिन क्षेत्र, जहां चीन ने चुपके से एक सड़क बना ली थी, और दूसरा पूर्वी सेक्टर में नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जी, जिसे आज हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैकमोहन रेखा को लेकर विवाद था, जिसे चीन ने कभी मान्यता नहीं दी। इस युद्ध से पहले तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत लोकप्रिय था, और 1954 में पंचशील समझौता भी हुआ था। इस युद्ध ने उस पूरी भावना को तोड़ दिया होगा। बिल्कुल, ये युद्ध भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, एक राष्ट्रीय सदमे जैसा। पंचशील समझौते के बाद भारत को हमले की उम्मीद नहीं थी। इस हार का बहुत गहरा राजनीतिक असर हुआ। तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन को इस्तीफा देना पड़ा, और इस युद्ध ने भारत की विदेश नीति और सैन्य तैयारियों को लेकर एक नई और ज्यादा यथार्थवादी सोच को जन्म दिया। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सवाल पर, सवाल नंबर 40, जो ब्रिटिश राज के अंत और सत्ता के हस्तांतरण से जुड़ा है। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे जिन्होंने भारत के विभाजन की देखरेख की और फिर पद छोड़ दिया? सही जवाब है सी, लॉर्ड माउंटबेटन। वो भारत के अंतिम वायसराय थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज़ादी के बाद वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने। हाँ, ये बात कंफ्यूज करती है कई बार। जी, भारत और पाकिस्तान का विभाजन उन्हीं की योजना के आधार पर हुआ, जिसे माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना भी कहते हैं। यहाँ एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, अगर माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत जरूरी सवाल है। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें प्यार से राजा जी भी कहा जाता था। राजा जी। जून 1948 में जब लॉर्ड माउंटबेटन ने पद छोड़ा, तो राजा जी ने ये पद संभाला, और 1950 में जब भारत एक गणतंत्र बना और राष्ट्रपति का पद आया, हाँ, तब ये पद समाप्त हो गया। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जहां माउंटबेटन ने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में सेवा देना स्वीकार किया, वहीं पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने थे। अच्छा। तो दोनों देशों में सत्ता का हस्तांतरण थोड़ा अलग तरीके से हुआ। तो इन 10 सवालों के सफर के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? हमने देखा कि आधुनिक भारत का जन्म किसी एक घटना या एक नेता का नतीजा नहीं था। ये सैन्य महत्वाकांक्षा, सामाजिक जागरूकता, जमीनी प्रतिरोध और वैचारिक क्रांतियों की एक मिलीजुली कहानी है। बिल्कुल। अगर हम एक बड़ी तस्वीर देखें, तो हमें नेतृत्व के कई रूप दिखते हैं। कैप्टन मोहन सिंह का सैन्य नेतृत्व, राजा राम मोहन राय और ज्योतिबा फूले का सामाजिक नेतृत्व, और एम.एन. रॉय का बौद्धिक नेतृत्व। और आज़ादी का संघर्ष कोई एक सीधा साधा आंदोलन नहीं था, बल्कि एक ही समय में चल रहे कई अलग अलग और कभी-कभी एक दूसरे से टकराते हुए प्रयासों का एक संगम था। इन सवालों में हमने बार बार उन नेताओं को देखा जिन्होंने संगठन बनाए या विद्रोहों का नेतृत्व किया। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि आज की इस डिजिटल और सोशल मीडिया की दुनिया में, जहां कोई भी आंदोलन तेजी से फैलता है, क्या नेतृत्व का मतलब बदल गया है? बहुत प्रासंगिक सवाल है। क्या आज भी आंदोलनों को एक चेहरे, एक नेता की जरूरत होती है, या फिर अब नेतृत्व ज्यादा विकेंद्रीकृत, ज्यादा सामूहिक हो गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास से आज के दौर में लाता है।